हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मनु धाकड़ ऑनलाइन क्लासेस। और इस वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत करती हूँ। एंगुलर जेएस एक्सप्रेशंस, इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैं एक्सप्रेशन के बारे में, उससे पहले वाले वीडियो में भी एक्सप्रेशंस के बारे में बता चुकी हूँ। बट वो एक तरीका था बस कि एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं, एक्सप्रेशन को कैसे यूज़ करते हैं, वो बस एक तरीका था। जैसे एक एक स्टूडेंट है, उसको मैथ्स आती है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसको इंग्लिश नहीं आती है। तो उसको इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, उसको बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर चीज़ की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। एक स्टूडेंट को अपन एक क्लास में मॉनिटर बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अपन दूसरी क्लास में उसे भेज नहीं सकते, दूसरी क्लास में भी वो क्लास को मॉनिटर कर सकता है। तो उसको बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक्सप्रेशन को अपन ऐसे ही, जैसा तरीका था वैसे मैंने बता चुकी हूँ, लेकिन अपन उससे एडवांस लेवल पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे यूज़ करते हैं, वो जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि मैं ज़्यादातर लाइन्स को रिपीट नहीं करती हूँ और सारी सारी लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैं साइड w3school.com से पढ़ा रही हूँ, तो इसमें ऑब्वियसली वही लाइन्स होती है जो मेन होती है और इम्पोर्टेंट होती है। और मैंने अपने खुद के नोट्स इसलिए नहीं बनाए इसके थ्रू, और अलग से पीपीटीज रेडी नहीं किए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी इतना ही लिखती जितना इसमें w3school.com पे लिखा हुआ है। तो जब इस पे लिखा हुआ है उतना ही मैं लिखती, तो क्यों मैं मेरी ज़बरदस्ती डबल मेहनत करूँ जब उसका कोई रिजल्ट ही निकल रहा है। तो मैं जो चीज़ें एक पीपीटी के थ्रू आपको वहाँ समझा सकती हूँ, उससे भी ज़्यादा चीज़ें मैं आपको w3school.com से समझा सकती हूँ। तो मैं उस मेहनत को ज़्यादा एक्स्ट्रा क्यों करूँ, जब मैं इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझा सकती हूँ। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं एंग्लो जेएस एक्सप्रेशन। तो एक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक एक्सप्रेशन अपने जो एंग्लो जेएस जो होता है, वो जो अपने एप्लीकेशन का जो डेटा होता है, डेटा वेरिएबल्स या डेटा कुछ भी कहे, उसे वेरिएबल्स कहे, डेटा वेरिएबल्स कहे या डेटा कहे, उसको एचटीएमएल से बाइंड करता है। अपना जो एप्लीकेशन का, अपने एंगुलर एप्लीकेशन का जो डेटा है, डेटा वेरिएबल से या वेरिएबल से, उनको अपने एचटीएमएल व्यू से बाइंड करता है। यानी फर्स्ट नेम को जैसे एक्सप्रेशन बाइंड किया उसने, तो वो उसका आउटपुट है वो अपने ब्राउजर स्क्रीन पे शो होगा। मतलब कि एक व्यू पॉइंट पे अपन को दिखाता है एक्सप्रेशन। ठीक है, अब थोड़ा और जान लेते हैं कि एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं। एक्सप्रेशन को अपन लिखते हैं डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ये बातें पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर जब अपन इसके बारे में पढ़ ही रहे तो फिर स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन को अपन लिखते हैं डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और एक्सप्रेशन वैसे ही काम करता है जैसे एनजी बाइंड काम करता है। एनजी बाइंड इक्वल टू एक्सप्रेशन, दोनों से सेम ही होते हैं। ठीक है, अब एंगुलर जेएस जो होता है वो एक्सप्रेशन को रिजोल्व करता है, और लास्ट में अपन को वो वही रिजल्ट शो करता है जो अपन उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, एंड रिटर्न द रिजल्ट एग्जैक्टली वेयर द एक्सप्रेशन इज रिटर्न। रिटर्न कहाँ पे जाके शो कर देता है वो, जहाँ पे अपन ने एक्सप्रेशन को लिखा है। यानी कि अगर पैराग्राफ टैग में अपन ने एक्सप्रेशन को लिखा है, तो पैराग्राफ टैग में अपना रिजल्ट शो कर देता है। ठीक है, उसका आउटपुट शो कर देता है। एक एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन जावा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन के जैसा ही होता है बहुत हद तक। थोड़ी थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि लूप्स वगैरह, स्टेटमेंट, इफ एल्स वाले, इनको छोड़ के अपन इसको कंपेयर कर सकते हैं एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन से जावा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो ये जो जावास्क्रिप्ट, ये जो एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन होता है, वो कंटेन करता है लिटरल ऑपरेटर वेरिएबल्स को। जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन भी लिटरल ऑपरेटर वेरिएबल्स को कंटेन करता है, लेकिन अभी फिलहाल अपन एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन की बात करें तो अभी उस पे ही फोकस करते हैं। ओके, तो एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन लिटरल ऑपरेटर और वेरिएबल्स को कंटेन करता है। तो लिटरल्स यानी कि कांस्टेंट, यानी कि 5+5 ये कांस्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये क्या है, वेरिएबल से। ऑपरेटर क्या है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे ये प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ सकता था। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये जो जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन होता है वो लिटरल ऑपरेटर वेरिएबल्स को कंटेन करता है। ठीक है, एक जो नहीं, एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन जो होता है वो लिटरल ऑपरेटर वेरिएबल्स को कंटेन करता है। जावास्क्रिप्ट भी करता है, लेकिन अभी एंगुलर जेएस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन के बारे में तो देखा थोड़ा बहुत। इससे पहले अपन ये भी जान लेते हैं कि एंगुलर जेएस की जो फाइल होती है वो जावास्क्रिप्ट फाइल होती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड जावा की फाइल होती है, जिसको अपन जब भी अपन एंगुलर जेएस की बात करते हैं या एंगुलर जेएस का प्रोग्राम बनाते हैं, चाहे छोटा सा प्रोग्राम हो, तो अपन इस फाइल को गूगल एपीज फाइल वालों को, इसको min.js वाली फाइल को अपन ऐड करते हैं, यानी कि angular.min.js। अगर आप ऑनलाइन हो
तो आप इसे डायरेक्टली इस ये वाला लिंक ऐड कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन हो तो इस लिंक पे जाके इसको डाउनलोड करके जहाँ पे आपने इसे डाउनलोड किया वो वाला लोकेशन सोर्स एट्रीब्यूट में रख सकते हो, ठीक है। तो ये अगर जैसे आप एंगुलर अगर यूज़ करते हो, एंगुलर का कोई भी एंगुलर जेएस का कोई प्रोग्राम बनाते हो तो आपको ये वाला फाइल है इसको यूज़ करना ज़रूरी है, इसको ऐड करना ज़रूरी होता है, ठीक है। चाहे आप ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो। अभी मैं ऑनलाइन हूँ तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट वाले जगह। div एलिमेंट जो होता है वो ओनर होता है, ओनर बन जाता है एंगुलर.js एप्लीकेशन या एंगुलर.js प्रोग्राम का ओनर बन जाता है div एलिमेंट। कैसे जब बन जाता है, जब इसमें ngApp अपन इसमें रख देते हैं। ngApp जो डायरेक्टिव है वो अगर अपन यहाँ पे रख देते हैं तो ये div एलिमेंट अपने एप्लीकेशन का ओनर बन जाता है, ठीक है। अब ngApp इक्वल टू अपन इसमें एम्प्टी छोड़ा इसे, यहाँ पे कुछ नहीं रख रहे हैं क्योंकि अपन को अभी ngApp इक्वल टू में कुछ रखने की जरूरत नहीं है, मतलब कि एप्लीकेशन की अपन को जरूरत नहीं है, इसलिए अपन ने यहाँ पे ngApp रख दिया। अगर अपन यहाँ पे ngApp नहीं रखते हैं तो जो एक्सप्रेशन जो ये है ना ऐसा का ऐसे प्रिंट हो जाता है, मतलब कि डबल कर्ली ब्रेसेस 5+5 ऐसा का ऐसे एक्सप्रेशन अपन को आउटपुट में शो हो जाएगा, ठीक है। अगर ngApp अपन ने नहीं रखेंगे, ngApp अपन रख रहे हैं तभी तो ये वाला एक्सप्रेशन ऐसा ऐसे वर्क कर रहा है अपना। अगर अपन ngApp ही नहीं रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन का मतलब ही क्या रह जाएगा। इसलिए अपन को ngApp रखना होता है ताकि ये एक्सप्रेशन या ngbind या ngmodal का कैसा वर्क होए वो ngApp डिसाइड कर ले। यानी कि ओनर होता है, जैसे कोई किसी भी जगह पर रहते हैं कहीं पे रूम लेके, तो वहाँ पे वो ओनर डिसाइड करता है कि अपन को कैसे रहना है, कि अपन को किचन लेके रहना है, अपन को खाना किचन बनाना है, रूम में बनाना है, अपन को एक ही रूम लेना है, या फिर अपन को क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वो चीज़ें सारी एक ओनर डिसाइड करता है। किस तरह से करनी वो भी ओनर डिसाइड करता है। यहाँ पे ngApp डिसाइड करता है कि कैसे मेरे को एक्सप्रेशन को बाइंड करना है, कैसे एक्सप्रेशन को चलाना है, कैसे मॉडल चलाना है, कैसे ngInit चलाना है, सारी चीज़ें ngApp करता है, ठीक है। चाहे इसका कोई नाम अपन दे ना दे, एम्प्टी छोड़े चाहे इसे, ठीक है, लेकिन ngApp आपको यहाँ पे डायरेक्टिव लेना जरूरी है डेवलपमेंट के यहाँ पे। अब अपन ने ये ले लिया तो अपना एक्सप्रेशन वैसे ही वैलिड रन होगा, जैसे अपना अपन चाहते हैं वैसे रन होगा। 5+5 10 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, 5+5 10 यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। अब अगर इसको हटा देते हैं अपन तो वो एक्सप्रेशन कोई मतलब रिजल्ट इसका सोल्व नहीं करेगा। वो जो एक्सप्रेशन ये है ऐसा कैसा है, जैसे यहाँ पे div एलिमेंट के अंदर से ngApp हटा दिया है, ngApp डायरेक्टिव जैसे हटाया अपन ने, तो ये एक्सप्रेशन के ऊपर कोई भी वर्क नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा ही प्रिंट हो जाएगा। पैराग्राफ ऐसे समझेगा कि ये ऐसा का ऐसा ही है। पैराग्राफ क्या करता है, अब यहाँ पे अगर पैराग्राफ के अंदर अपन कुछ भी चीजें लिखते हैं तो वो तो ऐसे मानेगा ना इसको एक ये कंटेंट है, ऐसा ही वर्ड है, तो इसको ऐसे कैसे ये प्रिंट कर देगा। देखो ये ऐसे कैसे प्रिंट कर दिया। तो अब इसको अपन को सही से लाने के लिए क्या करना पड़ता है, अपन को इसको सही से लाने के लिए ngApp लगाना पड़ता है, ताकि अपना जो रिजल्ट अपन चाहे इस एक्सप्रेशन से वो का वही उसी जगह प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो ये तो अपन ने थोड़ी बहुत बातें जानी। इसके बाद भी अपन इसे मतलब एक्सप्रेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ जान सकते हैं। ये तो अपन ने एक नॉर्मल एक्सप्रेशन देखा। इस एक्सप्रेशन को अपन कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को अपन बहुत जगह यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसको थोड़ा टाइम पहले भी कहा था कि जो एंगुलर जेएस का जो एक्सप्रेशन होता है वो वही रिजल्ट शो करता है जहाँ पे उस एक्सप्रेशन को लिखा होता है। यानी कि अगर मैंने एक्सप्रेशन 5+5 यहाँ लिखा हुआ तो इसका रिजल्ट भी यहीं पे शो होगा। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं किसी इनपुट बॉक्स के अंदर लिख देती हूँ तो वो रिजल्ट भी उस इनपुट बॉक्स के अंदर ही शो होगा, ठीक है। तो देखते हैं, अगर मैं इसको कलर के कॉम्बिनेशन कलर के अकॉर्डिंग रखती हूँ तो कलर जो चाहती हूँ वही वहाँ पे शो होगा। तो देखते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि ngApp तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं ngInit लेना चाहूँ, ngInit क्या करता है, ngInit इनिशियलाइज करता है अपने डेटा वेरिएबल्स को, एप्लीकेशन डेटा वेरिएबल्स को ngInit डायरेक्टिव इनिशियलाइज करता है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, एक एप्लीकेशन डेटा वेरिएबल लिया जो कि है माईकॉल नाम का। माईकॉल में मैंने कुछ वैल्यू असाइन की जो कि है लाइट ब्लू। यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने ngInit इसीलिए लिया क्योंकि मुझे माईकॉल की वैल्यू चाहिए। ngInit लेते ही मेरे को माईकॉल वैल्यू अपन माईकॉल में जो वैल्यू चाहते हैं वो इनिशियलाइज कर देंगे। माईकॉल में मैं लाइट ब्लू वैल्यू चाहती हूँ, ठीक है। अब माईकॉल में लाइट ब्लू वैल्यू आ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना चाहती हूँ, मैं एक इनपुट एलिमेंट लेना चाहती हूँ, इनपुट HTML कंट्रोल एलिमेंट लेना चाहती हूँ। इनपुट में स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर माईकॉल देना चाहती हूँ।
अब माई कॉल को मैंने डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा है, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा है, मतलब कि ये एक एक्सप्रेशन बन चुका है, एंगुलर का एक एक्सप्रेशन बन चुका है। और एनजी मॉडल इक्वल टू माई कॉल रख दिया है, ये इसका मतलब ये है कि ये डेटा वेरिएबल इस इनपुट एलिमेंट से कनेक्ट हो चुका है, बाइंड हो चुका है। एनजी मॉडल इक्वल टू यही वाली वैल्यू रखी जो माई कॉल एनजी इनिट में है, वही वैल्यू यहाँ पे एनजी मॉडल में भी रखी मैंने। इसका मतलब है कि ये जो इनपुट डेटा एलिमेंट, इनपुट एचटीएमएल एलिमेंट है, वो अपने एप्लीकेशन डेटा एप्लीकेशन से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो दोनों बाइंड हो चुके हैं। और इन बाइंड होने के बाद भी ये जो वेरिएबल अपना जो ये है माई कॉल, इसको मैंने एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के लिए एक्सप्रेशन बना चुकी हूँ माई कॉल को। तो ऑब्वियसली माई कॉल को मैंने बैकग्राउंड कलर इक्वल टू कर दिया है, तो माई कॉल में जो वैल्यू है वो इनपुट एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर बन जाएगा। और इनपुट क्या होता है, इनपुट एक बॉक्स होता है, इनपुट एक बॉक्स होता है, तो उसका वेरिएबल भी जो होना चाहिए वो आ जाएगा। उसका क्या इनपुट बॉक्स होता है, तो उसका जो आउटपुट है वो लाइट ब्लू आ जाएगा। और इसमें जो वैल्यू है लाइट ब्लू यहाँ पे लिखी हुई है, वो क्यों आई है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे इसको एक्सप्रेशन में ऐसा भी लिखा हुआ है कि ये एक्सप्रेशन में रिजल्ट भी शो होए। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू आ चुकी है, बैकग्राउंड कलर तो आ गया, इसका बाद बैकग्राउंड कलर में उसकी वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट होती हुई आ गई। ठीक है, तो ये ऐसे अपन इसको किसी भी इनपुट बॉक्स में भी यूज कर सकते हैं, एक्सप्रेशन को अपनी मर्जी पड़े जहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं। एंगुलर नंबर्स जो होते हैं वो भी जावास्क्रिप्ट नंबर्स के जैसे होते हैं, जैसे अपन जावास्क्रिप्ट में नंबर लेते हैं वैसे ही एंगुलर वेरिएबल्स भी बना सकते हैं, वेर कीवर्ड के थ्रू नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपन पहले उनको इनिशियलाइज करना चाहते हैं, यानी कि अपन को कोई मतलब कि कोई स्क्रिप्ट के अंदर कोई कंट्रोलर मॉड्यूल की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली मुझे वेरिएबल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ओनली एप्लीकेशन वेरिएबल्स की जरूरत है। एप्लीकेशन वेरिएबल्स की जरूरत है, तो मैं एनजीनेट में डायरेक्टली उनको लिख के मतलब डिक्लेयर करके और इनिशियलाइज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए एनजीनेट के अंदर, क्वांटिटी इक्वल टू 1 और कॉस्ट इक्वल टू 5। तो इन दोनों वेरिएबल को मैं वापस से एक एक्सप्रेशन लेके, एक्सप्रेशन में मैं इनको मल्टीप्लाई करना चाहूँ, डिवाइड करना चाहूँ, कुछ भी करना चाहूँ, तो वो वैल्यू आ जाएगी। क्वांटिटी इंटू कॉस्ट, तो 1 इंटू 5 कितना होता है 5। अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो 0.2, अगर मैं माइनस करती हूँ तो -4। तो यहाँ पे अपन इसको मतलब किसी भी नंबर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और सेम एज अपन एनजी बाइंड में कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दिया, ये एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं। और एनजी बाइंड के लिए अपन एक स्पेन टैग ले लेंगे पैराग्राफ टैग के अंदर, इस पे पैराग्राफ टैग के अंदर स्पेन टैग लिया, स्पेन टैग के अंदर एनजी बाइंड डायरेक्टिव लिया, डायरेक्टिव इक्वल टू जो अपन ने एक्सप्रेशन में लिखा था वही अपन डायरेक्टिव में एनजी बाइंड डायरेक्टिव में लिख देंगे। एक्सप्रेशन में क्या लिखा था, इंटू किया था क्वांटिटी और कॉस्ट दोनों वेरिएबल्स को, तो एनजी बाइंड में भी अपन क्वांटिटी और कॉस्ट को यहाँ पे इंटू कर देंगे और रिजल्ट सेम ही शो होगा। एनजी नीट तो बहुत कॉमन, ये बहुत कॉमन नहीं होता है, जब अपन को जरूरत होती है इसकी कि इसको अपन यूज करें तो अपन कर लेते हैं, वरना अपन मॉड्यूल्स और कंट्रोलर क्रिएट करके भी अपन अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एंगुलर जैसे स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग के जैसे ही होती है, जैसे मैंने नंबर्स को यूज किया है कि क्वांटिटी इक्वल टू 1 और कॉस्ट इक्वल टू 5, वैसे अपन यहाँ पे स्ट्रिंग को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं एनजीइनिट डायरेक्टिव के थ्रू। फर्स्ट नेम इक्वल टू जॉन और लास्ट नेम इक्वल टू डोए। और यहाँ पे अब जॉन और डोए में सिंगल कोट्स क्यों यूज किया, क्योंकि बाहर डबल कोट्स है, इसलिए अगर बाहर सिंगल कोट्स होता तो अंदर अपन डबल कोट्स यूज कर सकते थे। ठीक है, सेम अपन डबल कोट्स अंदर और बाहर यूज नहीं कर सकते, इसलिए अपन थोड़ा बहुत इसका वो कॉम्बिनेशन बना रखा है, इसलिए अपन ऐसा करते हैं। ठीक है, अब इसको इन दोनों जो अपन स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये दोनों स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ पे इसको कॉन्केटनेट कर सकते हैं प्लस वेरिएबल के थ्रू, और बीच में ये एक स्पेस दिया है, डबल कोट्स के बीच में एक स्पेस दिया है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में एक स्पेस बना रहे, ये चिपके ना एक दूसरे से। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसी को एनजी बाइंड के थ्रू भी जैसे करते वैसे कर सकते हैं, एनजी बाइंड के थ्रू भी, एनजी बाइंड इक्वल टू फर्स्ट नेम और इसको कॉन्केटनेट कर दे लास्ट नेम से। ठीक है, एंगुलर जैसा ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के जैसे होता है, जैसे कि जो ऑब्जेक्ट का नाम होता है उसी से उसके ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को डॉट प्रॉपर्टीज के जरिए एक्सेस करते हैं। तो एनजीइनिट इक्वल टू अपन एक ऑब्जेक्ट बनाए पर्सन नाम का इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, हमेशा ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कर्ली ब्रेसेस की जरूरत पड़ती है, एक सिंगल कर्ली ब्रेसेस की, एक आगे और एक पीछे, दोनों कर्ली ब्रेसेस की। तो इस पर्सन नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें मैंने दो वेरिएबल रखा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, दोनों को वैल्यूज इनिशियलाइज हो चुकी है। और इसमें जो वैल्यूज इनिशियलाइज होती है वो कोलन लगा के होती है, जो नॉर्मली अपन इनिशियलाइज करते हैं वो इक्वल टू लगा के इनिशियलाइज करते हैं, लेकिन जब भी अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं
तो ऑब्जेक्ट इक्वल टू मतलब जो ऑब्जेक्ट का नेम है वो इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस होता है, देन उसके बाद उसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो कोलन लगा के उसकी वैल्यू को एक्सेस करते हैं। वो जो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, उसकी वैल्यू असाइन तब होती है जब उसमें कोलन लगता है, अंदर इक्वल टू का काम नहीं होता है, ठीक है। तो इसको अपन जो अपना ऑब्जेक्ट नाम होता है, ऑब्जेक्ट का जो नेम है उसको अपने वेरिएबल नेम के थ्रू मतलब अपने जो ऑब्जेक्ट का अंदर वेरिएबल है उसको एक्सेस करना है अपन को। तो उस अंदर वाले वेरिएबल को कैसे एक्सेस करेंगे, एक ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू, जो उसका ऑब्जेक्ट का नेम है उसके थ्रू, पर्सन डॉट लास्ट नेम, ठीक है। तो इससे एक्सेस ऐसे कैसे अपन ng बाइंड में भी करेंगे, ठीक है। एंगुलर जेएस एरेज भी जावास्क्रिप्ट एरेज के जैसे होते हैं, वैसे अपन इंडेक्सिंग करके इसको यूज करते हैं। तो ng इनिट के जरिए अपन ने इनिशियलाइज कर दिया एक एरे को, एरे बनाया पहले तो पॉइंट्स नाम का एरे बना दिया, देन इक्वल टू और यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया। स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया क्योंकि एरेज में हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3-4 वैल्यूज रख दी इसमें जो जो अपने एरे का काम कर रही है, ठीक है। और एरे की हम इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे 0 से 4 तक इसकी इंडेक्सिंग है क्योंकि ये 5 वेरिएबल है, तो 0 से इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई। अब इसको एक्सेस करना है तो इंडेक्सिंग के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि मेरे को अगर 19 मेरे को एक्सेस करना है तो 0 1 2 19 मतलब 2 वाली पोजीशन पे 19 है तो पॉइंट्स 2, जिससे कि 19 एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 2 तो 19 एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अपन इसको ng बाइंड में भी कर सकते हैं। ng बाइंड के अंदर ng बाइंड इक्वल टू पॉइंट्स 2, ठीक है, तो उससे वो हो जाएगा। अब अपन थोड़ा सा जान लेते हैं एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन और जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस में डिफरेंस जान लेते हैं, क्योंकि मैं कब से कह रही हूँ कि एंगुलर जेएस के नंबर्स जावास्क्रिप्ट नंबर्स के जैसे होते हैं, एंगुलर जेएस की स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग के जैसे होते हैं, एंगुलर जेएस के वेरिएबल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के जैसे होते हैं, एंगुलर जेएस के ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के जैसे होते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है, फिर क्यों अपन एंगुलर जेएस पढ़ रहे हैं? तो सबसे पहले तो सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए अपन एंगुलर जेएस पढ़ते हैं। उसके बाद जो जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस और एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन होते हैं वो दोनों लिटरल ऑपरेटर वेरिएबल ही कंटेन करते हैं, एक एक्सप्रेशन को बनाते हैं। तो जब भी अपन जावास्क्रिप्ट में या एंगुलर जेएस में एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं बनाते हैं तो उसमें लिटरल ऑपरेटर और वेरिएबल्स ही कंटेन करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। अगर उससे कम होते हैं तो कम कर लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तो कुछ होते नहीं, एक एक्सप्रेशन में वही चीज़ें मेन होती है, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन में अपन जो अनलाइक जावास्क्रिप्ट जो एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन होता है ना, वो रिटर्न होता है, मतलब एचटीएमएल के अंदर लिखा जाता है कि जैसा मतलब जावास्क्रिप्ट जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसको अपन ऐसे एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन जो होते हैं वो उसको अपन एचटीएमएल के अंदर रखते हैं। जैसे अब मैंने कहा था कि अगर आपको एंगुलर जेएस को जानना है तो आपको एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कहना चाह रही थी कि एंगुलर जेएस में बहुत जगह हर जगह आपको एचटीएमएल की जरूरत पड़ेगी। तो एंगुलर जेएस एक्सप्रेशंस जो है वो रिटर्न हो सकते हैं इनसाइड एचटीएमएल के इनसाइड भी अपन उसको रिटर्न कर सकते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस में नहीं होता है, ठीक है। अब एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन जो होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं कंडीशनल लूप्स और एक्सेप्शंस को, जबकि जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन तो ऐसा करते हैं। एंगुलर जेएस एक्सप्रेशंस होते हैं वो फिल्टर्स को सपोर्ट करते हैं, कंडीशनल्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, लूप्स को सपोर्ट नहीं करते, एक्सेप्शंस को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो फिल्टर्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्टर्स क्या होते हैं वो आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा। ये एक पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको अपन किसी अदर वीडियो में उसको लेंगे, ठीक है। वाइल जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन डू नॉट, ये फिल्टर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें अपन ने जावास्क्रिप्ट एंगुलर्स के बारे में देखा, और एंगुलर जेएस जावास्क्रिप्ट से काफी अच्छी होती है, इसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। तो पहले एंगुलर 2 और एंगुलर 4 एंगुलर 5 इन पे जाने से पहले आप एंगुलर जेएस को पढ़ो। एंगुलर जेएस को पढ़ोगे तो आपको एंगुलर की बहुत सारी चीजें पता चलेगी। उसके बाद आप एंगुलर 2 पे जाओगे, ऑब्वियसली एंगुलर 2 काफी टफ पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको वो इजी लगेगा कुछ हद तक, तो क्योंकि आप एंगुलर जेएस पढ़ लोगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।